देखेंगे कि इसकी नेक्स्ट कोल की फ्रैक्शन जो है हम खुद क्या क्या हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह करके हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो हम हासिल कर सकते हैं और इसके अलावा चंद एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी इसमें से निकल आते हैं जैसा कि अमोनिया वगैरह। अब इन प्रोडक्ट्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ हम देखते हैं कि किस तरह ये चार फ्रैक्शन पैदा होती हैं। नंबर 1, कोल गैस। कोल गैस, कोल गैस जो है ये मिक्सचर होता है। दिस इज द मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। इसके मिक्सचर को हम कोल गैस कहते हैं। और अब कोल गैस जो है इसकी ये चार कंटेंट्स हैं, 3 कंटेंट्स हैं। इसको एज अ फ्यूल भी हम यूज करते हैं, यानी ये क्या है, फ्यूल गैसेस। और फ्यूल गैसेस को हम कहाँ यूज करते हैं? इंडस्ट्री में, बर्निंग प्रोसेस के लिए। कौन सा बर्निंग प्रोसेस? एक तो बर्निंग प्रोसेस है और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे हम इन्हें यूज करते हैं, यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट इंडस्ट्री में। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे अभी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं मेटलर्जिकल प्रोसेसेस के अंदर। मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड अगर हम फर्ज करें इसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, यहां से ऑक्सीजन निकलकर यहां ऐड हो जाएगी और ये क्या बन जाएगा, Fe फ्री हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगी। हमने क्या कर दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड ने यहाँ पे क्या काम किया, एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इसने काम किया। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है। इसने किसको रिड्यूस कर दिया, आयरन। 9 चैप्टर में याद होगा, जब यहाँ पे आयरन के ऊपर कितनी वैलेंसी है, 2 है। ऑक्सीजन पे कितनी है, 2 नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव 2 से आयरन कहाँ चला गया, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इसका मतलब है ऑक्सीडेशन में क्या हुई है, रिडक्शन हुई है पॉजिटिव से। और नंबर 2 है अमोनिकल लिक्विड, यानी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अमोनिया गैस, अमोनिकल लिक्विड क्या चीज है, अमोनिया गैस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। अमोनिया गैस को जब पानी में डिसॉल्व कर दें तो ये अमोनिकल लिक्विड कहलाता है। और ये क्या चीज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है तो इनऑर्गेनिक, लेकिन जब इससे हम क्या बनाते हैं, खाद बनाते हैं, फर्टिलाइजर बनाते हैं। कब, जब हम इसको रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में इसको जब हम फर्टिलाइजर बनाने के लिए हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। मैं थोड़ा सा अगर आपको इसको बता दूं, अमोनिकल लिक्विड यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इसको किससे रिएक्ट करवाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट, यहां से सल्फेट रेडिकल और अमोनियम आयन और सल्फेट आयन, ये क्या बना देंगे, अमोनियम सल्फेट। और बाकी क्या बचा, H2, यानी साथ में अमोनियम सल्फेट एक सॉल्ट बन गया और साथ में पानी। यानी ये क्या है, असल में ये एक एसिड है और ये क्या है, एक बेस है। तो एसिड और बेस मिलकर क्या बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट कौन सा है, अमोनियम सल्फेट। ठीक है, बहरहाल इसकी आगे जाके हायर क्लासेस में आप जाके इनकी मजीद डिटेल पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारी फ्रैक्शन है नंबर 3। ये नंबर 2 हो गई, ये नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3।
क्या चीज है जी? कोल टार। कोल टार क्या चीज है? हम जानते हैं कि ये लुक वगैरह, लुक जो है आपने अक्सर देखी होगी जिससे सड़कें बनती हैं, इसे हम कोल टार कहते हैं। ये आप जानते हैं थिक ब्लैकिश लिक्विड होता है। इट इज मिक्सचर ऑफ 200 मोर देन 200 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें 200 से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मजीद अभी मौजूद होते हैं। हम इसे वेस्ट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम इसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हम इसको गर्म करेंगे और इसमें से हायर क्लासेस में आप जाके इनकी मजीद डिटेल पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारी फ्रैक्शन है नंबर 3। ये नंबर 2 हो गई, ये नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3। क्या चीज है जी? कोल टार। कोल टार क्या चीज है? हम जानते हैं कि ये लुक वगैरह, लुक जो है आपने अक्सर देखी होगी जिससे सड़कें बनती हैं, इसे हम कोल टार कहते हैं। ये आप जानते हैं थिक ब्लैकिश लिक्विड होता है। इट इज मिक्सचर ऑफ 200 मोर देन 200 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें 200 से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मजीद अभी मौजूद होते हैं। हम इसे वेस्ट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम इसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हम इसको गर्म करेंगे और इसमें से उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल करेंगे। ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसके अंदर कैसे होते हैं? एरोमेटिक। एरोमेटिक मीन, अरोमा मीन खुशबू और एरोमेटिक खुशबूदार कंपाउंड। मिसाल के तौर पे मैं आपको याद दिलाऊं, नैफ्थलीन नंबर 1 बेंजीन है। ये किसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है? बेंजीन का। इसके अलावा टॉल्यून है। ये अगर इसके साथ मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाए तो ये क्या बन जाएगी? टॉल्यूमीन। और अगर बेंजीन ग्रुप के साथ OH ग्रुप अटैच हो जाए तो ये क्या कहलाएगी? फिनोल। फिनोल, टॉल्यूमीन। ठीक है, ये पहला क्या है? बेंजीन। ठीक है, इस तरह और भी कंपाउंड है जैसे एनिलीन है। NH2 ग्रुप अगर बेंजीन के साथ अटैच हो जाए, कौन सा ग्रुप? NH2, तो ये क्या बन जाएगी? एनिलीन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह ये तो चंद एक कंपाउंड हैं, लेकिन इनसे मजीद हम बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर सकते हैं, जैसा कि बहुत ज्यादा ड्रग्स, डाइज यानी रंग जो हैं, और बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव धमाका खेज मवाद, पेंट इससे हम बना सकते हैं। वार्निशेस, ये जो लकड़ी पे पॉलिश होता है वो बना सकते हैं। प्लास्टिक बना सकते हैं। तो इस तरह ये तो चंद एक कंपाउंड हैं, लेकिन इनसे मजीद हम बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर सकते हैं, जैसा कि बहुत ज्यादा ड्रग्स, डाइज यानी रंग जो हैं, और बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव धमाका खेज मवाद, पेंट इससे हम बना सकते हैं। वार्निशेस, ये जो लकड़ी पे पॉलिश होता है वो बना सकते हैं। प्लास्टिक बना सकते हैं। इसके अलावा सिंथेटिक फाइबर बना सकते हैं, यानी मसनूई रेशा, ये जिसकी रजाइयाँ वगैरह बनती हैं, यानी हम कॉटन की कमी को पूरा करने के लिए। कॉटन बहुत ज़्यादा हैवी भी होती है और और जल्दी ठंडी भी हो जाती है, लेकिन सिंथेटिक फाइबर जो है, मसनूई रेशा, रजाई का नेमल बदल है, बहुत कम इस्तेमाल होता है, लाइट वेट है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करता है। इसके अलावा बहुत सारे यानी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड इससे पैदा होते हैं, जैसा कि पेस्टिसाइड्स हैं, वो भी हम इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड से हासिल करते हैं। इसके अलावा इन कीमती अशिया के अलावा जो बाकी बच जाएगा जो कोल टार का, एक ब्लैकिश, थिक ब्लैकिश लिक्विड सा एक बच जाएगा, जिसे हम रेजिड्यू बोलेंगे। इसे हम पिच बोलते हैं। पिच किस काम आता है? पिच जो है ये रोड सर्फिंग, वही सड़कें बनाने के लिए बजरी में मिक्स करके, या फिर छतों के ऊपर आजकल इसका उसको
स्प्रेड कर देते हैं पूरी छत के ऊपर, और फिर ऊपर जो है फोम वगैरह या जम्बो लोन जैसे आप कहते हैं, या ये जो थर्मोकोल शीट्स हैं उसके जरिए इसको कवर कर देते हैं छतों को, और उसके ऊपर फिर रेत और मिट्टी डाल के उसके ऊपर पक्का फर्श बना देते हैं। इससे क्या होता है, इससे इंसुलेशन जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है, यानी सर्दियों में कमरे गर्म रहते हैं और गर्मियों में कमरे ठंडे, यानी अंदर की हीट बाहर नहीं जाएगी और बाहर की जो हीट है वो अंदर नहीं आएगी, मतलब इंसुलेशन का काम करेगी। अच्छा, लास्ट फ्रैक्शन जो है अब हमारी कोल tar, सॉरी लास्ट हमारी फ्रैक्शन है कोक। जी, कोक, ये पीने वाला कोक ना समझ लीजिएगा, ये एक थिक ब्लैक लिक्विड है जिसे हम कह सकते हैं कि ये 98% इसमें कार्बन कॉन्टेंट्स होते हैं, 98% कार्बन कॉन्टेंट्स होते हैं। ठीक है, और ये किस काम आता है, कहता है कि जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं कोल की, तो जितने वोलाटाइल लिक्विड्स हैं, वोलाटाइल लिक्विड मैंने आपको बताया था, विच रेडिली चेंज इनटू वेपर्स, ऐसे लिक्विड जो वेपर में फौरी तौर पर तब्दील हो जाए। तो जितने इसके अंदर वोलाटाइल लिक्विड्स हैं वो पहले हम सारे कलेक्ट कर लेते हैं। अब जो बाकी चीज बच जाएगी हमारे पास, वो एक सॉलिड रेजिड्यू होगा, सॉलिड या सेमी सॉलिड, जिसे हम कोक कहते हैं। और ये वाला लास्ट वाला पॉइंट है हमारा, सॉरी ये COK, कोक, सॉरी स्पेलिंग वही है कोक के ही, लेकिन ये पीने वाला कोक नहीं है। इट इज मेनली यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। फिर वही बात कि इसको रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट हमने पहले कहाँ पढ़ा है, आपको याद होगा जी, हमने कोल गैस के अंदर पढ़ा था। ये जो फ्यूल गैसेस हैं, जो ईंधन पैदा करने वाली गैसें हैं, ये ही गैसें रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, यानी मेटलर्जिकल ऑपरेशन के अंदर, यानी जहां पे हम धातुओं का इस्तेखराज करते हैं, मेटलर्जिकल ऑपरेशन करते हैं, ये वहां इनका इस्तेमाल होता है कोक का। इसके अलावा फ्यूल के तौर पे भी, ये ईंधन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। खास तौर पे ये आयरन इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक है 11.2.2। क्या है? पेट्रोलियम। स्टूडेंट्स, पेट्रोलियम पे हम ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। पेट्रोलियम जो है, ये मैं डेफिनेशन बता देता हूँ कि थिक डार्क ब्राउनिश या ग्रीनिश ब्लैक कलर्ड एक लिक्विड है, जो कि विस्कस लिक्विड है। विस्कस से क्या मुराद है? गाढ़ा। क्या है? ठीक, ग्रीनिश ब्लैक ग्रीनिश ब्लैक क्या है? लिक्विड है, या डार्क ब्राउनिश भी कह सकते हैं आप इसको, और डार्क ब्राउनिश। मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ कलर इसका, यानी ग्रीनिश ब्लैक भी हो सकता है, मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ कलर इसका, यानी ग्रीनिश ब्लैक भी हो सकता है और डार्क ब्राउन भी हो सकता है। इस वजह से डिफरेंट इलाकों से इसकी कार्बन कंटेंट्स की मिकदार डिफरेंट होती है, और मॉइस्चर और गैस की इसमें अंदर मिकदार मुख्तलिफ हो सकती है। इस वजह से यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लास्ट चैप्टर के अंदर पेट्रोलियम की एक्सट्रैक्शन के अंदर हम बहुत इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ जाके हम मज़ीद इसको स्टडी करेंगे। कहाँ पे? अंडर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम।
तो पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से और बहुत सारी फ्रैक्शन हम हासिल करेंगे, वो हम लास्ट चैप्टर में जाके पढ़ेंगे, इंडस्ट्री वाले चैप्टर में। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अब सब टॉपिक 11.2.3। क्या है? नेचुरल गैस। जी, नेचुरल गैस नाम से ही जाहिर है कि कुदरती गैस। और क्या है ये? मेनली कंसिस्ट ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोकार्बन है, जैसा कि मीथेन। अब इसमें सबसे ज्यादा मिकदार किस गैस की होती है? मीथेन की, यानी CH4। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कंडेंस फार्मूला, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ये इसका कंडेंस फार्मूला है CH4। तो 85% मीथेन गैस होती है नेचुरल गैस के अंदर, ये जो हम घरों में सुई गैस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर ब्यूटेन, इसके अलावा इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन भी हो सकते हैं, यानी 85% ये है, तो ये सारी मिलकर 15% बनाती है इस गैस का। तो ये भी बर्निंग प्रोसेस में इस्तेमाल होती है नेचुरल गैस। लेकिन नेचुरल गैस का हमारा बिल्कुल ये इसका इस्तेमाल ऐसे ही है जैसे हम कोल और पेट्रोलियम फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसके जो डिपॉजिट्स हैं, ये शक्ल के अंदर 11.3 जो है अक्रंस ऑफ ड्रिलिंग ऑफ गैस, यानी गैस हम जहां से निकालते हैं, ये फिगर के अंदर दिखाई गई है। ये फिगर आपने बेटे बनानी भी है और इसको लेबल